नमस्ते। अंशु बुक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि किसी खदान की आधिकारिक कहानी क्या होती है, यानी कागजों पर उसका पूरा जीवन चक्र कैसा दिखता है। सोचिए, जैसे हम सबका एक रिकॉर्ड होता है, जन्म से लेकर खैर हर चीज का, वैसे ही एक खदान का भी पूरा कागजी सफर होता है। और ये कोई मामूली कागजात नहीं हैं, ये सुरक्षा और जवाबदेही की बुनियाद होते हैं। तो चलिए अब इस चीज को और गहराई से समझते हैं। हम एक काल्पनिक खदान का उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक उसकी पूरी नियामक यात्रा यानी रेगुलेटरी जर्नी कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत की, मतलब उस दौर की जब जमीन पर एक फावड़ा तक नहीं चला है। उस वक्त क्या कागजी कार्रवाई होती है। देखिए, खदान शुरू करने से पहले मालिक को ये 4 बहुत जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। इसमें सिर्फ शुरुआत की सूचना नहीं होती, बल्कि खदान की सीमाओं का पूरा नक्शा, जमीन का प्लान और सबसे जरूरी एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी देना होता है। मतलब सब कुछ पहले से तय होता है और इस पर चीफ इंस्पेक्टर की मोहर लगनी जरूरी है। और जैसे ही खदान खुलती है, नियमों की सख्ती देखिए। मालिक को तत्काल मतलब फौरन चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सबको बताना पड़ता है कि काम किस तारीख से शुरू हुआ है। कोई देरी नहीं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। खदान अब चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। अब शुरू होता है हर साल का हिसाब किताब रखने का सिलसिला। ये तारीख 1 फरवरी, इसे कोई भी खदान मालिक भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यही वो डेडलाइन है जब उन्हें अपनी सालाना रिपोर्ट जमा करनी होती है। और ये टाइमलाइन चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। रिपोर्ट पिछले पूरे साल की होती है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी हुआ उसका पूरा ब्यौरा अगले साल 1 फरवरी तक जमा करना जरूरी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर साल के बीच में खदान बंद हो जाए या उसका मालिक बदल जाए या फिर 60 दिनों से ज्यादा काम रुक जाए तो डेडलाइन बदल जाती है। ऐसा इसलिए ताकि रिकॉर्ड हमेशा अपडेटेड रहें। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या होता है जब किसी खदान को बंद करना पड़ता है, चाहे कुछ समय के लिए हो या फिर हमेशा के लिए। नियमों में इस बात का बड़ा साफ फर्क है। अगर बंद करने का प्लान पहले से है तो कम से कम 30 दिन पहले बताना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई और अचानक बंद करना पड़ा तो तत्काल यानी फौरन सूचना देनी होती है। दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं। और जब खदान आधिकारिक तौर पर बंद हो जाती है या उसे छोड़ दिया जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर एक आखिरी सूचना भेजनी होती है। ये एक तरह से उस खदान के जीवन के उस चैप्टर का ऑफिशियल एंड होता है। पर क्या एक बंद खदान हमेशा के लिए बंद हो जाती है? जरूरी नहीं। अगर उसे दोबारा शुरू करना हो तो उसके लिए भी एक तय प्रक्रिया है। इसे दोबारा खोलने के लिए भी 2 कदम हैं। पहला, कम से कम 30 दिन पहले बताना होगा कि हम इसे फिर से खोलने जा रहे हैं। और दूसरा, जिस दिन काम असल में शुरू हो उस दिन तत्काल यानी फौरन खबर देनी होगी। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। तब क्या होता है जब खदान ही बिक जाए या उसके मालिक बदल जाएं? और देखिए, मालिक का बदलना इसका मतलब सिर्फ खदान का बिकना नहीं है। अगर मालिक का पता बदलता है या कंपनी के डायरेक्टर बदलते हैं तो वो भी इसी में आता है। नियम काफी डिटेल में है। और जब मालिक बदलता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। पुराने मालिक को 7 दिन के अंदर नए मालिक को खदान से जुड़ा हर एक दस्तावेज सौंपना होता है। सारे प्लान्स, सारी रिपोर्ट्स, सारे रजिस्टर, कुछ भी पीछे नहीं छूट सकता। ये जो कानूनी भाषा है, पिछला मालिक नए मालिक को सभी योजनाएं, खंड, रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड सौंपेगा, ये बताती है कि यह मामला कितना गंभीर है। खदान का पूरा इतिहास, उसकी पूरी कहानी नए मालिक को सौंपनी होगी। और ये सब होने के बाद पुराने और नए दोनों मालिकों को चीफ इंस्पेक्टर को लिखकर बताना पड़ता है कि हैंडओवर पूरा हो गया है। इससे यह साफ हो जाता है कि अब से खदान की और उसके रिकॉर्ड्स की जिम्मेदारी किसकी है। तो खदान के पहले दिन से लेकर मालिक के बदलने तक ये जो पूरा कागजी रिकॉर्ड बनता है, इसका मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि हर कदम पर कोई ना कोई जवाबदेह हो। एक ऐसी चेन जो कभी टूटती नहीं। तो ये पूरा सिस्टम दस्तावेजों पर टिका है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर हर कदम पर कागज मौजूद हैं, तो फिर एक खदान की विरासत की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किसी कीजिए। खदान में कोई बड़ा हादसा होता है तो असल में होता क्या है? वहाँ सिर्फ अफरा तफरी नहीं मचती, बल्कि पर्दे के पीछे एक बहुत ही सटीक और जरूरी प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है जो कानूनन तय है। आज हम इसी सेफ्टी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन पहले सबसे जरूरी 24 घंटों में आखिर होता क्या है? क्या बस रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है या कुछ और भी है जो हमारी नजरों से दूर हो रहा होता है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, ये कोई आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं होता। ये एक बहुत ही सख्त कानून से बंधी हुई प्रक्रिया है जिसका एक एक मिनट तय होता है, और इसका मकसद सिर्फ जांच पड़ताल करना नहीं बल्कि ये पक्का करना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। तो आखिर इन नियमों की बुनियाद क्या है? ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, माइनिंग जैसे हाई रिस्क काम में हर नियम स्याही से नहीं बल्कि कड़वे अनुभवों से ही लिखा जाता है। अच्छा, तो ये पूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कब होती है? कानून में ना 2 तरह की घटनाओं का जिक्र है। पहली है दुर्घटना, मतलब जब किसी को गंभीर चोट लग जाए या दुख की बात है किसी की जान चली जाए। और दूसरी है खतरनाक घटना। इसका मतलब है कि हादसा होते होते बचा, कोई घायल नहीं हुआ पर एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन ये खतरनाक घटना होती क्या है? ये शब्द सुनने में तो काफी बड़ा लगता है ना? खैर, अच्छी बात यह है कि कानून में इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें सिर्फ आग लगने की बात नहीं है। कानून कहता है कि अगर आग का हल्का सा भी अंदेशा हो, जैसे कहीं से धुआं निकल रहा हो या कोयला अपने आप गर्म होने लगे, तो उसे भी फौरन रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा जहरीली गैस का लीक होना या फिर विस्फोटकों से जुड़ा कोई भी हादसा सब इसी कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फेलियर की, यानी जब खदान की बनावट ही धोखा दे जाए। जैसे कि खदान का कोई हिस्सा अचानक धंस जाए, कोयले के जो बड़े बड़े पिलर होते हैं वो टूट जाएं, या फिर ओपन कास्ट माइंस में मिट्टी खिसक जाए। मतलब कोई भी ऐसी घटना जो जमीन की स्थिरता पर सवाल उठाए। और आखिर में एक ऐसी कैटेगरी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, मशीनों की खराबी। जरा सोचिए, जो लिफ्ट मजदूरों को सैकड़ों फीट नीचे ले जाती है उसकी रस्सी टूट जाए, या कोई बहुत जरूरी इंजन ही काम करना बंद कर दे। ये वो घटनाएं हैं जिनकी रिपोर्टिंग फौरन करनी होती है। तो जैसे ही इनमें से कोई भी घटना होती है ना, एक घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है, और शुरुआती 24 घंटे सबसे ज्यादा अहम होते हैं। प्रोसेस के 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कुछ हो फौरन, यानी बिना एक पल की भी देरी के रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देनी होगी, फोन से, ईमेल से, कैसे भी। लेकिन, और ये सबसे जरूरी है, इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर एक ऑफिशियल लिखित नोटिस भेजना ही भेजना है। ये जो 24 घंटे की डेडलाइन है ना, ये सिर्फ कोई गाइडलाइन नहीं है, ये कानून की नींव है। इसमें जरा सी भी देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इससे ये पक्का होता है कि अधिकारी सबूतों के गायब होने से पहले मौके पर पहुंचें और अपनी जांच शुरू कर सकें। और ये जानकारी सिर्फ एक अफसर तक नहीं जाती, बल्कि एक पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। अगर कोई खतरनाक घटना हुई है तो 3 अलग अलग अधिकारियों को खबर जाती है। अगर किसी को चोट लगी है या मौत हुई है तो मुआवजे वाली अथॉरिटी को भी बताना पड़ता है। और अगर हादसा बिजली की वजह से हुआ है तो एक और एक्सपर्ट यानी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी इस लूप में शामिल किया जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 24 घंटों में खत्म नहीं हो जाती, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद भी रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी का एक लंबा सिलसिला चलता है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। जो भी घटना हुई है उसकी नोटिस की एक कॉपी कम से कम 14 दिनों तक खदान के मेन नोटिस बोर्ड पर लगी रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये पारदर्शिता बनाए रखने का एक तरीका है, ताकि खदान में काम करने वाले हर शख्स को पता हो कि क्या हुआ है। कानून में हर सिचुएशन का ध्यान रखा गया है। मान लीजिए किसी को पहले हल्की चोट लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी हालत ज्यादा सीरियस हो गई, या दुख की बात है उसकी जान चली गई, तो जिस पल मैनेजमेंट को इसकी खबर मिलेगी वो 24 घंटे वाली रिपोर्टिंग की घड़ी फिर से शुरू हो जाएगी। और भी काम बाकी रहते हैं। घटना के 7 दिन के अंदर हर घायल या मृत व्यक्ति की पूरी डिटेल्स भेजनी होती है, और जब कोई घायल मजदूर ठीक होकर काम पर लौटता है तो इसकी खबर भी 15 दिन के अंदर देनी पड़ती है। ये सारी जानकारी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फर्क है जिसे समझना जरूरी है। कोई हादसा जो अचानक होता है उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में करनी है,
लेकिन अगर किसी को काम की वजह से कोई बीमारी हो जाती है जो धीरे धीरे पनपती है, तो मैनेजमेंट को पता चलने के 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट करनी होती है। और इस मामले में जो मेन अथॉरिटी होती है वो रीजनल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि मेडिकल इंस्पेक्टर होते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब नियमों, फॉर्म्स और डेडलाइंस का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि हर एक रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत कीमती डेटा है। यही डेटा अधिकारियों को पैटर्न समझने में, छिपे हुए खतरों को पहचानने में और सेफ्टी के नियमों को लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है। ये असल में भविष्य की त्रासदियों को रोकने का एक बहुत मजबूत सिस्टम है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहेंगे। एक मजबूत नियम कानून की किताब बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या असली सुरक्षा सिर्फ नियमों को मानने से आ सकती है, या फिर ये एक ऐसा कल्चर बनाने से आती है जहां मैनेजमेंट से लेकर खदान में काम करने वाले हर मजदूर तक हर कोई सुरक्षा को अपनी निजी जिम्मेदारी समझे? ये एक सोचने वाली बात है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।